ओके, सो गाइस सबसे पहले आपको ये नोट्स मिले होंगे, राइट? अब अगर आप देखोगे ये जो नोट्स हैं, ये नोट्स में कुछ चीजें ऑलरेडी हाईलाइट करके दे रखी है मैंने, कुछ जब आप रीड करोगे और इसमें आप हाईलाइट करोगे तो ये, जैसे मान लीजिए एक टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसमें टोटल 6 हैं अंदर सेगमेंट्स, ये आप यूनिट्स मान सकते हो। तो ये नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का है, ये किसका है बेटा? नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, पहला जो टॉपिक है। वैसे ही आगे इसमें धीरे धीरे डेफिनेटली सारे इतने बड़े नहीं होंगे, छोटे छोटे भी होंगे आगे, आर एस, डोंट वरी, ऐसा स्ट्रेस मत लो। बट एक चीज ध्यान रखना, अभी अपन लॉ का पूरा सेटअप कर रहे हैं कि हम लोगों को इसमें क्या करना है, कैसा आईसीआई इसको लेके चलता है, उनका एक्सपेक्टेशंस कैसा होता है, वो हम लोग सब इसमें डिस्कस करेंगे। चलिए देखिए, हम लोग जब लॉ की बात करते हैं, ये पेपर नंबर 2, देखो आज आप जब बैठे हो उससे पहले क्या होता था, पहले आप वाले सिस्टम से पहले भी एक सिस्टम चला करता था, और उसमें जब ये पेपर 2 होता था, इस पेपर 2 में दो पार्ट होते थे। देखो, एक होता था बिजनेस लॉ, राइट, और एक होता था इसके साथ में जिसको हम कहते थे बीसीआर, क्या कहते थे? बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग करके। आ रहा समझ में? मुझे लगता है अच्छा सब्जेक्ट था, होना चाहिए था ये, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब्जेक्ट होना चाहिए था। आ रहा समझ में? जरूरी था ये। बट इंस्टीट्यूट को लगा कि इसको हटा देते, थोड़े थोड़े दिनों बाद चेंजेस होने चाहिए, तो इन्होंने कुछ समय पहले इसको हटा दिया। तो ये पहले जब होता था ये 60 और 40 का होता था, आ रहा समझ में? इन्होंने अब इसको हटा दिया, और अब जो नया पैटर्न है उसमें ये 100 नंबर का होता है। सर ये तो बहुत अच्छी बात है, पहले दो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, अब एक ही पढ़ना पड़ेगा, ये तो मजे वाली बात है। इतना आप थोड़ा सा स्ट्रेस में रह के क्यों बता रहे हो? क्योंकि इन्होंने सिलेबस भी बढ़ाया प्रोपोर्शनेटली। आरस ने, इन्होंने क्या किया, इंटर में कुछ टॉपिक हुआ करते थे, वो टॉपिक लेके यहाँ आ गए। मैं, अगर आप मुझसे पूछोगे कि सर मान लो 100% अगर इंस्टीट्यूट में बच्चा एग्जाम दे रहा है बैठ के, अल्टीमेटली नीचे आके बच्चा पास हो रहा है 29%, तो इंस्टीट्यूट कैसे करता है ये? सर सीबीएसई में तो हमारी स्कूल में सब पास होते हैं। आरएस में जिस बच्चे को हमें लगता है पास नहीं, अभी देखो ये ना उसकी बात नहीं हो रही है, आरएस में देखो अलग अलग कहानियां चलती हैं। सीबीएसई में ऐसा चलता है, अरे यार 95 आए, किसी में 93, अगर वो रोने लग गया, रोने लग गई, मेरे 2% कम आए, 2% कम आए। यहाँ पे ना जो लड़ाई है वो अलग है। यहाँ पे रिजल्ट में आदमी सबसे पहले देखता है नीचे 4 लेटर मिलेंगे, अब वो पी से चालू है कि एफ से चालू है। आरएसन में इसमें मतलब अलग कहानी है, इसमें अलग बिल्कुल बैटल है। अब अगर आप इसमें देखोगे 29% कहानी आ रही है, तो इसका मतलब इंस्टीट्यूट ये 70% बच्चे कैसे खा जाता है? मतलब क्या इंस्टीट्यूट का थियरी है? तो इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई कर रखा है, आरएसन में इंस्टीट्यूट ने आइडेंटिफाई कर रखा है। इंस्टीट्यूट को पहले पता है हम बच्चे को कहाँ लपेट सकते हैं। इंस्टीट्यूट को लगता है कि यार अकाउंट्स में अगर पढ़ेंगे अपन, अकाउंट्स में इस स्टेज पे ज्यादा लपेटा नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट उस लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछता जो इंटर या फाइनल में पूछ सकता है, तो वो वाला स्कोप यहाँ पे थोड़ा खत्म हो जाता है। तो सर इसका मतलब अकाउंट्स में पास होना थोड़ा आसान है? मैंने कहा पास होना आसान है। क्या बोला मैंने? पास होना। बट अगर इंस्टीट्यूट में इंटर में सिर्फ पास होके जाओगे, सॉरी फाउंडेशन में पास होके जाओगे, तो इंटर में भी है ये, फिर आगे फाइनल में भी है, तो यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होगा तो आगे जाके अटक जाओगे। बट इंस्टीट्यूट जो ये 4 लेटर का जो खेल है पी और एफ का, वो उसमें एक सबसे बड़ा मेजर प्लेयर पेपर 2 निकल के आता है। क्या निकल के आता है बेटा? पेपर 2। पेपर 2 में इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारे हथियार हैं। पेपर 2 में एक अच्छा खासा जो है पेपर 2, और अगर आप मुझसे पूछोगे पेपर 3, ये दो पेपर 3 अपन आगे डिस्कस करेंगे, जब आपकी मैथ्स का सेशन के लिए मैं आपको हैंड ओवर करूंगा, उस समय मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। अभी अपन सुनेंगे पेपर 2 की कहानी। पेपर 2 में अब देखो, अगर पेपर 2 मतलब आप डिफरेंस देखना,
और इंस्टीट्यूट को इसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, ऐसा कोई गिल्ट नहीं रहता है इंस्टीट्यूट को। आप समझना, एक बच्चा, एक पेपर में उसके 100 में से 100 आ रहे हैं, एक पेपर में उसके 100 में से 95 आ रहे हैं, पेपर 2 में वही इंस्टीट्यूट उसको 54 नंबर दे रहा है। कितने मार्क्स दे रहा है? 54, 54। ये तो वो है, मतलब ये भी बढ़िया आदमी है, पास हो गया, ये भी क्या हो गया, पास हो गया। अब आप देखो इंस्टीट्यूट बट ऐसा कर कैसे रहा है, और इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करता है। आ रहा समझ में? सर इसका मतलब है 71% बच्चा गड़बड़ हो सकता है इसमें, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है, चांस है। तो सर कैसे ओवरकम करते हो फिर आप? अगेन नेक्स्ट सवाल, ऐसा नहीं है डिमोटिवेशन के लिए कह रहा हूँ, मोटिवेशन भी बता देता हूँ। लास्ट बेटा अटेम्प्ट जब अपना रिजल्ट आया, आर रिजल्ट वाज मोर देन 82%। आज रिजल्ट वाज मोर देन 82%। तो इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो ऐसा ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं कि इंस्टीट्यूट को बीट कर सकते हैं। आरस ने ये अपन बीट कर सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इंस्टीट्यूट कैसे खेलता है और उसका हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। सबसे पहले इंस्टीट्यूट को पहले से पता है कि यार ये जो बच्चा पेपर देने आ रहा है, इस बच्चे को मतलब हेडिंग याद है, कंटेंट याद नहीं है। मतलब ऊपर ऊपर का नाम याद है, अंदर का मसाला याद नहीं है। जैसे मैं जिनसे पर्सनली मिला उनसे मैंने सवाल पूछा था बैठा के, मैंने कहा था अगर मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन के फैक्टर्स क्या हैं, कई बच्चों ने वहीं बिल्कुल आगे, मेरा आगे मुझे सुना ही नहीं, आंखें बंद करके चालू हो गए, कैश फ्लो पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व, दिमाग में छपा हुआ था। फिर मैंने कहा बेटा आगे मैं कुछ और बोल रहा था, मैं कह रहा था ये तो सब दे देते हैं। मैंने कहा अगर मैं आपसे पूछूं हाउ टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, देन यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। अरे यार यस के नो यार, देन यू हैव टू थिंक कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा। इंस्टीट्यूट को पहले से पता है, उनको पता है तुम कहाँ अटकते हो। तो इसका मतलब क्या है, इंस्टीट्यूट को पता है तुम्हारे पास मसाला नहीं है, तुम्हारे पास हेडिंग है, और इंस्टीट्यूट हेडिंग पे हाथ रख के नीचे चेक करता है। अरे यस के नो? ये कह रहा है नीचे का याद कर लूंगा। आ जाओ। अब मैंने कहा समझो, इसका सॉल्यूशन मैंने निकाला कि हम लोग ना समरी टेस्ट लेने लग गए। क्या लेने लग गए बेटा? समरी टेस्ट। अब ये क्या है आप समझो। यार मैं तो देखो 2011 से लॉ पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को तो पहले दिन से लगता है मैं जोरदार लॉ पढ़ाता हूँ। पहले लेक्चर से लगता है मेरे को कि पहले लेक्चर में पढ़ाने बैठा 4 बच्चों को पढ़ा रहा था तो भी मुझे लगा मैं बहुत शानदार लॉ पढ़ा रहा हूँ। बट फिर मैंने देखा यार मैं पढ़ा तो इतना अच्छा रहा हूँ, मार्क्स नहीं आ रहे। आ रहा सुनने? तो आइडेंटिफाई करने लगे यार प्रॉब्लम क्या है। तो आइडेंटिफिकेशन में नंबर 1 चीज निकल के आई कि यार हमारे पास प्रॉब्लम क्या आ रही है कि बच्चे को मैं पढ़ा तो रहा हूँ बट उसको लिखना नहीं आ रहा। तो फिर हमने उसका सॉल्यूशन मैंने निकाला, समरी टेस्ट। नाउ व्हाट इज दिस समरी टेस्ट? समरी टेस्ट क्या होता है, तुम्हें मैंने एक टॉपिक पढ़ाया, मान लो मैंने तुम्हें कहा ये T1 है, जैसे ये 27 पेज पढ़ा दिए। देख पहली रो पे बैठ के उबासी, मतलब ना फाउंडेशन के बैच में उबासी ले रहा है ये आदमी। आज मैं नॉन स्टॉप 9 बजे से बोले जा रहा हूँ और ये आदमी उबासी ले रहा है पहली रो में। मैंने कहा ये हमारा, जैसे मान लो मैंने टॉपिक 1 कंप्लीट किया, मैं तुम्हें बोला यार ये टॉपिक 1 मैं आपका समरी टेस्ट लूंगा, तो आपने कहा ठीक है सर ले लेना, क्या टेंशन। तो तुम उस दिन आओगे, मैं तुम्हें खाली पन्ने दूंगा, पेज, मैं कहूंगा 1 2 3 स्टार्ट। अब तुम उसमें पूरे के पूरे चैप्टर 1 की मतलब टॉपिक 1 की समरी लिखना स्टार्ट हो जाओगे। इससे क्या बेनिफिट हुआ? नंबर 1, आपको पूरे टॉपिक्स चैप्टर में क्या है पता होने चाहिए। नंबर 2, उस टॉपिक के समरी में हेडिंग हेडिंग नहीं लिखनी, अंदर मसाला भी चाहिए। आ रहा समझे? फिर वो तुम्हारी कॉपी चेक करेंगे, फिर तुम्हें बताएंगे कि देखो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तुम इसमें पूरे में अपने घरेलू भाषा लिख के आ गए हो, एक भी लीगल टर्म नहीं है, आपने कहीं वर्ड ही यूज नहीं किया, रेटिफिकेशन, वर्ड एब इनिशियो, कंसेशन, कंसेंसस एड आइडम, तो ऐसे करके बहुत सारे शब्दों का हम आपको देंगे। तो अब अगेन इससे होगा क्या, जो पेपर में इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करता है कि यार ये बच्चे ने नहीं लिखा, हम पहले टॉपिक से ही इनकलकेट करने लग जाएंगे। देखो आदत का खेल है। क्या है बेटा? आदत को मैं आपको बता रहा हूँ, लास्ट बैच में, मैं इस बैच की बात बता रहा हूँ, इस बैच में, और बिकॉज अगेन सी आप लोग यहाँ पे इतने टाइम से पढ़ ही रहे हो, एवरी वन ऑफ यू नोज ऑल द स्टूडेंट्स, लाइक पुराने स्टूडेंट्स, नए स्टूडेंट्स, सब लोग आप एक दूसरे को जानते हो, यू कैन हैव अ वर्ड विद देम। जब मैं लास्ट टाइम उनको पढ़ा रहा था उन्होंने मुझे बोला, बोले कि सर हम ना सेक्शन नंबर
तो याद नहीं हो सकते, बहुत सारे हैं, सेक्शन नंबर याद नहीं हो सकते। तो मैं उनको कहा था, मैंने कहा कि यू वेट टिल अ पर्टिकुलर टाइम, उसके बाद में तुम्हें सेक्शन नंबर भी बिल्कुल याद होंगे अच्छे से। तो फिर हमने एक एक्टिविटी करी, उसके थ्रू उनको सारे सेक्शन नंबर सब एक्ट के याद हो गए। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यू हैव टू एक्सपेक्ट, देखो यार इसका मतलब ये है, अगर लोग पास हो रहे हैं इसका मतलब पास होने का तो तरीका है। लोग अगर मार्क्स लेके आ रहे हैं इसका मतलब मार्क्स लाने का तो तरीका है। हाँ मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि डेफिनेटली आप लॉ में उतना स्कोर नहीं कर सकते जितना आप अकाउंटेंसी में कर सकते हो, जैसा आप पेपर 3 और 4 एमसीक्यू में कर सकते हो, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड पेपर है, परफेक्शन तो आ नहीं सकता। यस या नो? तो हम समरी टेस्ट लेते हैं ताकि ये वाली प्रॉब्लम आपकी दूर हो यार, जो मैंने अभी आपको बताई। अब समरी टेस्ट हो गया सर, चैप्टर 1 खत्म हो गया, फिर क्या होगा? फिर मैंने कहा आपको जैसे भी ये नोट्स मिले हैं, आपको केस बेस्ड शीट्स मिलेंगी सीबीएस नाम से, केस बेस्ड शीट्स। उन केस बेस्ड शीट्स में ये 27 पेज से रिलेटेड केस लॉज बना बना के क्वेश्चंस दिए हुए होंगे। उन क्वेश्चंस में आपको प्रैक्टिकल बिजनेसेस के एग्जांपल्स होंगे, आपको उसमें क्रैक करना है कि यार इसमें कौन सा लॉ लगेगा और किसका कंटेंशन सही है किसका कंटेंशन गलत है। अरे यस या नो? दिमाग में सेट है? इससे क्या हुआ, पहले हमने मसाला बिल्कुल दिमाग में सेट किया, उस मसाले को अप्लाई कहां करना है हमने वो सेट किया। क्लैरिटी है? मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं, और ये आज डे 1 है। आ रहा सुनने? मैं आपको जब अपन बैच को रैप अप करेंगे उस दिन अपन क्रॉस चेक करेंगे कि यार ये चीज हुई कि नहीं हुई। सर उस दिन तक तो बहुत लेट हो जाएंगे। तो तुम ये पास्ट बैच में, जैसे मैंने कहा सब कनेक्टेड है आपस में, तुम पूछोगे और उनसे कनेक्ट करोगे, बोले यार ये हुआ था, बिल्कुल कहेंगे। मैंने कहा जैसे ही केस बेस्ड शीट हुई, मसाला आ गया, केस लॉ क्रैक करना आ गया, अब आपका चैप्टर टेस्ट होगा। तो मैं जो आपको बता रहा हूं, मैं पढ़ाने लगा और मुझे लगा यार पढ़ा तो अपन बढ़िया रहे, दिन रात बढ़िया मेहनत करके अच्छा कंटेंट लाके बच्चों को डिलीवरी दे रहे हैं। प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम ये 2 स्टेप में आ रही थी। आ रहा समझ में? मैं नीचे वाले स्टेप तो कर रहा था, ऊपर के 2 स्टेप नहीं किए थे मैंने। तो ये 2 स्टेप नहीं करे, इस वजह से जो मुझे इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए उतना दिखा नहीं। अब मैंने कहा उसके बाद चैप्टर टेस्ट हो गए, उसके बाद मेजर टेस्ट आएंगे। क्या आएंगे बेटा? मेजर टेस्ट। मेजर टेस्ट के बाद क्या आएंगे? मेगा सीरीज। क्या आएगी बेटा? मेगा सीरीज। मेगा सीरीज के बाद क्या आएगा? आपके मॉक टेस्ट। सही है? फिर फाइनली, जैसे मैंने कहा सेक्शन नंबर दिमाग में सेट करने के लिए हम लोग सेक्शन एक्टिविटीज करेंगे। वो सेक्शन एक्टिविटीज के थ्रू आपको सारे के सारे सेक्शंस दिमाग में सेट हो जाएंगे, कोई सा भी एक्ट करना, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली। पहले हम लॉ को समझेंगे, उसके बाद एक एक चीज उसमें ऐड करते हुए चलेंगे। पहले दिन सोचेंगे सब डाल दे, नहीं। मैं कह रहा हूँ ये प्रोसेस का पार्ट है, ये पूरे टाइम एंड में हम जाके इस स्थिति में इस लेवल पे हम लोग बैठेंगे। क्या बोलो, दिमाग में सेट हुआ आपने? पक्का? तो अगर आप सोच रहे हो कि नहीं सर, क्योंकि आप बात करोगे हर आदमी यही कहेगा यार लॉ में, मतलब इवन नॉट इन दिस, इंटर में भी आप कहोगे थ्योरेटिकल पार्ट में थोड़ा बहुत ऐसा दिक्कत आता है, आपके मन में भी एक इनोवेशन आप पहले से लेके आए हो कि यार हम पहले पढ़ते हुए आए हैं, वहां पे हमें थोड़ा बहुत दिक्कत आता था थियरी में। आ रहा समझे? वो और ये अलग है। क्यों? क्योंकि पहले आपका माइंडसेट था हेडिंग याद करना, मसाले पे फोकस नहीं था। अब जब हम यहाँ पढ़ेंगे वी हैव टू फोकस ऑन द कंटेंट, कि हमारे पास एक्चुअल कंटेंट आ रहा है क्या, क्या हम आंसर फ्रेमिंग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। क्लैरिटी है? चलिए, सो मेरे हिसाब से किस तरह से चलेंगे, मैंने आपको पूरा का पूरा रोड मैप बता दिया, किस तरह से अपन लोग रहेंगे। आ रहा समझ में? जैसा मैंने आपको पहले आते कहा था, लेक्चर डिलीवरी, कंटेंट आपके लिए, और उसके बाद टेस्ट और उसका फीडबैक। एक और चीज़ बता दूं, इसमें हम लाइव चेकिंग भी करते हैं। अगर आपने बच्चों से ऑलरेडी सुन रखा है, लाइव चेकिंग क्या है? आपको सामने बिठाते हैं, आपका सामने पेपर चेक करते हैं। उस लाइव चेकिंग में यू गेट टू नो कि आप एग्जैक्टली मिस्टेक क्या कर रहे हो, देन ओनली यू विल इम्प्रूव। राइट? समझ में आ रहा है? चलिए, अब मैंने कहा यार अब हम स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। क्या स्टार्ट करेंगे हम? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आ जाओ, 1872। सबसे पहला सवाल जो आता है अपने दिमाग में वो ये आता है, नंबर 1, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि यार हमें लॉ पढ़नी क्यों है। क्या दिमाग में क्या सवाल आता है? हमें लॉ पढ़नी क्यों है? किसी के आया क्या दिमाग में? बोले यार सर हम लॉ थोड़ी कर रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? हम तो क्या पढ़ रहे हैं?
हम तो सीए पढ़ रहे हैं, कह रहा अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, कह रहा अकाउंटेंट है इसलिए। अरे अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट में फर्क होता है, आ रहा समझे? तो अगर आप देखोगे हम जो लॉ पढ़ रहे हैं, हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा सबसे पहले आपको क्लियर कर दूं, हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं। आ रहा समझ में? कल को कोई कहते हैं अरे यार तुमने तो सीए में लॉ पढ़ रखी है, बताओ यार वो पड़ोस में किसी की लड़ाई झगड़ा हो गया, हाथ पांव तोड़ दिए, क्या लॉ बनेगा? वो नहीं है तुम्हारे हाथ में। हम कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं? बिजनेस लॉ। सो जस्ट टू क्लियरिफाई, आ रहा सुनने, कल को तुम आस पड़ोस के लड़ाई झगड़ों में ज्ञान देने लग जाओ, वैसा नहीं होना चाहिए। हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो कौन सा लॉ है? बिजनेस लॉ। कौन सा लॉ पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बिजनेस लॉ। अब ये बिजनेस लॉ क्यों पढ़ना है? जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप क्या करोगे भविष्य में, व्हाट यू गोना डू? क्या सीए बनने के भविष्य, अबे सीए बनने के बाद भी तो कुछ होगा। आप या तो नौकरी करोगे, तुम ईई बनोगे, ईई मतलब हमेशा याद रखना एम्प्लॉय बनोगे। ईई मतलब कौन? एम्प्लॉय। या फिर ऐसा होगा कि तुम कहीं जाओगे और ईई बनने के बजाय तुम क्या करोगे? कोई बिजनेस करोगे। या फिर तुम प्रैक्टिस करोगे, मतलब जो सीए प्रैक्टिस करते हैं ना, फर्म्स वर्म्स खोल के, वैसा करोगे आप प्रैक्टिस। तो आप इन तीनों चीजों में से कुछ ना कुछ आप इनमें से करोगे, हाँ या ना? क्या आपके दिमाग में सेट है? तीनों चीजों में से कुछ करोगे? मुझे आप बताओ, अगर आप धंधा कर रहे हो, लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे आई एम डूइंग बिजनेस, सो इफ आई एम डूइंग बिजनेस टुडे, आई हैव टू डील विद लॉट ऑफ पीपल, आई हैव टू डील विद लॉट ऑफ पीपल। मान लो अगर कोई फैकल्टी है, अभी जैसे अपने यहाँ पे कॉमर्स के साथ साथ साइंस विंग भी है, और साइंस में जेई नीट पढ़ा रहे हैं, या सीए में मान लो आपको पढ़ा रहे हैं, तो अब एक टीचर का लंबा ड्यूरेशन होता है, 8-9 महीने। आ रहा सुनने, 8-9-10 महीने कंटिन्यूएशन में। अब अगर मान लो अपन ने बच्चे को पढ़ाना स्टार्ट किया, बीच में कोई फैकल्टी उड़ गई, मतलब भाग गई, आ रहा समझ में? अरे यार होता है ना। अब क्या करोगे आप? तो आप क्या करोगे? फर्स्ट डे कॉन्ट्रैक्ट करोगे। अरे हाँ है ना? अब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आपको पता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में लिखना क्या है, किस पे अग्री करना है, किस पे डिसएग्री करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जब आप बनाते हो उसमें बहुत सारी चीजें होती है जो आपको ध्यान रखनी होती है। तो आप जब ये कॉन्ट्रैक्ट करोगे, चाहे एज अ बिजनेसमैन, चाहे एज अ सीए प्रैक्टिस में आप दूसरे बिजनेसेस के लिए कुछ कर रहे हो फाइनलाइजेशन, या आप एम्प्लॉय और आप एम्प्लॉयर के बिहाफ पे कुछ काम कर रहे हो, तो आपको नॉलेज तो होनी चाहिए ना किस कागज पे साइन कर रहे हो। अरे हाँ या ना? पता तो होना चाहिए किस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर रहे हो, किस कागज पे साइन कर रहे हो, या किस कागज पे साइन कराना है सामने वाले से। अरे यस के नो, देन ओनली थिंग्स कैन हैपन। अरे यस के नो यार। मैं प्रैक्टिकली मेरा बता देता हूँ। मेरा जैसे इनिशियली व्हेन आई वाज स्टार्टिंग माय करियर, वन और टू पॉइंट आई हैव नॉट टेकन दिस सीरियसली, एंड उसकी वजह से मुझे नुकसान हुआ। आ रहा समझे? उसमें मुझे भयंकर नुकसान, मतलब एक भयंकर प्रॉफिट होता होता वो हुआ नहीं, क्योंकि मेरी डील मटेरियलाइज नहीं हुई, क्योंकि मैंने कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं किया था। आ रहा समझे? जैसे मान लो मैं और ये बच्चा पहली रुपए बैठा है, मैं और ये बात कर रहे हैं कि यार हम ये काम करेंगे, हमने इनफॉर्मली काम स्टार्ट भी कर दिया। अब जो प्रोजेक्ट हम जिस पे काम कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट इसके पास से, ही वाज द मेजोरिटी ओनर, मैं स्टार्ट किया था उस वक्त तो माइनॉरिटी शेयर होल्डर था, बट यस दैट वाज अ बिट। बट इसने, मतलब जब हमने काम चालू कर दिया, कुछ कर दिया, बस पेपर वर्क कंप्लीट नहीं हुए, बट उससे पहले एक कोई बड़ी एमएनसी ने आके ये बिजनेस बाय आउट कर लिया। तो आई एम नॉट द लीगल गाय हु विल गेट सम मनी, ये लीगल ओनर है, पैसा इसी को मिला सारा। अरे हाँ या ना? तो अल्टीमेटली वहीं अगर मैं लीगल एग्रीमेंट कर लेता तो बढ़िया रहता। आ रहा समझने? जैसे आज भी होता है, मान लो अभी फैकल्टी जेई और नीट वगैरह के लिए तो कोटा वोटा से फैकल्टी लेके आ रहे हैं। अब तुम्हें पता है पहला रूल क्या होता है मेरे? कोई भी फैकल्टी आई, आपने रिटन राउंड लिया, रिटन राउंड आपका सही हुआ तो आप उनसे मिलो, मिलने के बाद आप उनका लाइव यहाँ पे डेमो लो। कल को ऐसा तो नहीं है, रिकॉर्डिंग में तो ऐसा होता है, मान लो 5 मिनट पढ़ा, फिर उसको रिकॉर्ड कर दिया, पॉज कर दिया, फिर 5 मिनट पढ़ा, फिर बढ़िया किया, तो वैसे तो चलेगा नहीं ना। लाइव क्लास में तो आज 3-3 4-4 घंटे खड़े रह के कंटिन्यू बोलना है, आपको कंटेंट जेन्युइनली समझा हुआ होना चाहिए। अब ये जब सब क्लियर होता है, उसके बाद हम जब यस कहते हैं, हम सबसे पहले ऑफर लेटर नहीं देते। अभी जब तक आदमी सबसे आगे ज्वाइन, मतलब सारे हाथों हाथ ही साइन होते हैं, क्योंकि ऑफर लेटर दे दोगे आप, उसमें लिखा हुआ रहेगा 15-20 लाख का पैकेज है, तो सामने वाला क्या होगा, कहीं पे जाके और उस ऑफर लेटर के बेसिस पे डिमांड कर लेगा। दूसरा, हम ज्वाइनिंग नहीं देते
काम करना अलाउ नहीं करते जब तक कि कॉन्ट्रैक्ट साइन, मतलब एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। और एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं यहाँ प्रिंट निकालिए साइन कर लिया, बकायदा कोर्ट में भेजो। कोर्ट में पहले दिन भेजता हूँ मैं, फोटो वोटो खींच के स्टाम्प पेपर इशू करवाता हूँ उसका फैकल्टी का, फिर साइन वाइन कराता हूँ, फिर मैं सामने वाले को क्लास में घुसने देता हूँ। इससे क्या बेनिफिट होता है? इससे सबसे पहले कानून अपने आप में, देखो हमेशा याद रखना, कानून डराने सबसे 90% ऑफ द क्राइम डर की वजह से खत्म हो जाते हैं। आरस में कई बार तुम्हें बहुत गुस्सा आता है, तुम्हें लगता है पड़ोस में ईंट पड़ी है मार दूं पड़ोस वाले के, बट फिर तुम्हें लगता है फिर मैं जेल में जाऊंगा और वो दिक्कत, तो कानून से तुम्हें वहीं डर लग जाता है। तो 90% जब आप ऐसा प्रोसेस फॉलो करते हो आदमी डर जाता है। दूसरा, इनकेस कुछ आपके साथ ग्रॉस रॉन्ग हो रहा हो तो आप एक्शन भी ले सकते हो। अरे हाँ या ना? तो आप मुझे बताओ क्या समझ में आया बिजनेस लॉ हमारे कोर्स में क्यों है? अब मैंने कहा यार अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको, डिकोड करते हैं कि यार ये जो है ये वो है क्या। तो मैंने कहा सबसे पहले अलग अलग टाइप की हम बातें करेंगे, अलग अलग टाइप का हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? हम बात करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स की, सोशल एग्रीमेंट्स की। किसकी बात करेंगे? सोशल अग्रीमेंट्स की। समझो, आप मुझे बस बताना, मैं पूछता जाऊंगा आप मुझे बताना, ठीक है? जैसे फॉर एग्जाम्पल तन्मय, ये बच्चा जो बैठा है आगे, नाम है इसका तन्मय। तो तन्मय ने क्या हुआ, तन्मय ने फोन किया, ठीक है? तन्मय ने क्या किया? फोन किया। किसको फोन किया इसने? इसने फोन किया सारा अली को। सारा अली कौन है? एक्ट्रेस है ना सारा अली खान, उसको फोन किया इसने। तो इसने फोन किया और इसने कहा कि, हंस के रहे हो तुम यार फोन किया इसने सारा अली को, फोन किया और सारा अली को बोला, बोले यार सारा, कल शाम को मेरा जैसे फाउंडेशन का बैच खत्म होगा तुम यहाँ आ जाना, नीचे कॉफी पियेंगे। इसने कहा ठीक है। इसने कहा यस। बात हो गई, कॉफी का डील सेट हुई इनकी। बोले कितनी बजे की? मान लो 4 बजे की। सेट हो गई, चला गया। इसने भी कहा बोले यार ये कॉफी शॉप खाली वाली करा दो, तो नीचे इसने बोल दिया बोले यार आज अलाउ मत करना, सारा आएगी तो हम कॉफी वॉफी पीनी। ठीक है, ये चला गया 3:30। बैठा 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 6 बजे, आई नहीं वो। ये फोन कर रहा है, उठा नहीं। अब ये फोन कर रहा है, 1 घंटे जाते ही कट जाता है, मतलब ब्लॉक कर दिया आ रहा समझ? पहला केस, पहला समझ में आया? सोशल एग्रीमेंट क्या है बेटा? सोशल एग्रीमेंट। ठीक है, दिमाग में मैं पहले सेट करते हुए चल रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे आए, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डोमेस्टिक। किस पे आ रहा हूँ मैं? डोमेस्टिक। डोमेस्टिक एग्रीमेंट पे आ रहा हूँ। डोमेस्टिक एग्रीमेंट, अब क्या हुआ, ये जो लड़का बैठा है कौन सा, ये पास वाला, आ रहा समझे? इस बच्चे का क्या था, इस बच्चे ने सीए कर लिया। आ रहा समझे? सीए कर लिया, इसकी क्या करा दी फिर अपन ने? शादी करा दी। क्या करा दी? इसकी शादी करा दी। बट अब क्या सीए बनाई, तो इसने पैसा वैसा देख लिया खूब ऐसा, तो इसको ऐसा हुआ, मोह माया हट गई। तो अब क्या था, ये जब शादी हुई तो इसने लिख रखा था आगे सीए शौर्य गर्ग। आ रहा समझ? तो जब प्रोफाइल गई लड़की के पास, उसने देखा यार सीए लड़का, बढ़िया अच्छा पैसा छाप रहा होगा, और इसकी मोह माया हट चुकी थी, अब पैसे, बोले क्या है ये जीवन। तो अब इसकी शादी वादी हो गई। शादी हो गई तो इसकी बीवी ने तो सोचा ये सीए, पैसा वैसा छाप रहा होगा। अभी जब आई तो ये कहता है, इसने पूछा बोले हाँ यार कहाँ है तुम्हारी तिजोरी? तो तिजोरी किस लिए? बोले इतना पैसा जब महीने के एंड में लाते होगे कहीं तो रखते होगे। तो बोले ये रहा वॉलेट। बोले 2,000 लाता हूँ मैं तो बोले यार 2,000 ही कमाते हो? बोले हाँ। बोले इतना दिन का 2,000 काफी है अपने को, जीवन निकल जाता है, 700-800 खर्च होते हैं, 1,000-1,200 कभी काम आ जाए। अब यार ये ना, ये अब 1-2 दिन तो उसको लगा मजाक कर रहे हैं, ये रोज आता था वही 1,500-2,000 रुपये निकाल के दे देता था। बीवी का दिमाग खराब हुआ, हफ्ते 10 दिन बाद समझ में आ गया, बोले सही कह रहा था ये। तो अब क्या है यार, ये उसको ना उल्टा सीधा बोलती है। समझ रहे हो ना तुम? मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब अब क्या हुआ, ये इसको बोलती है। अब इसने कहा यार, बोले यार क्या करूं,
फिर जब एक दिन ये मतलब इतना उल्टा सीधा बोल रही थी और इसके आपे से बाहर हो गई, ये बेहोश होकर गिर गई। तो इसने सोचा, बोले यार नहीं यार, मैंने इसके साथ गलत किया, इसने सीए सोच के मेरे से शादी वादी करी। तो एक दिन ये गया, जो भी छोटा मोटा काम करता था ये, उसके बाद घर गया, बोले यार मैं ना बाहर चले जाऊंगा, फॉरेन चले जाऊंगा। तो बीवी को लगा, बोले यार फॉरेन चले जाएगा, बोले यार फॉरेन वॉरेन चले जाएगा, बोले क्या करेगा, बोले यहीं तो कमा धमा के कुछ कर नहीं रहा है, फॉरेन जाके और बिल्कुल ये 1000 1,500 2,000 भी लाता है, ये भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, इसने कहा ठीक है, बोले नहीं है, रोज गुस्सा करती है, हिंदी इंग्लिश में बोलती है, बट प्रेम मुझे से करती है, जाने नहीं दे रही है ये। तो इसने जाते जाते कहा, बोले 10 लाख दे रहे हैं महीने के, तो क्या हुआ, मैं नहीं जाऊंगा। बीवी ने सुना 10 लाख, इसने कंप्लीट किया उससे पहले इसका बैग वैग सामान सब बाहर, बोले जाओ। तो इसका मतलब इसको कहाँ भेज दिया, ये कहाँ चला गया, फॉरेन चला गया। अब ये शादी वादी करके अब फॉरेन गया, और फॉरेन में इसकी 10 लाख रुपए की सैलरी तय हुई। आ रहा समझ में? गया ये, अभी फॉरेन गया, मान लो कौन से देश भेजे, लंदन भेजते, लंदन भेज दिया इसको। अब वहां जाके ये सेट होने लगा। तो अब लंदन एक्सपेंसिव है यार, वहां 10 लाख और यहाँ का अपना 1.5 2 लाख बराबर है। अब वहां गया, 10 लाख इसने कमाए, जीवन जीने लगा है, तो बढ़िया अपार्टमेंट में रहता है, दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। एक हफ्ते बाद बीवी का फोन आया, बोले यार वो तुम्हारे को सैलरी मिलने वाली थी, वीकली मिलती है वहां तो, 2.5 लाख आ गए होंगे, ट्रांसफर करो। बोले नहीं यार, पहले हफ्ते लेट आते हैं, अगले हफ्ते भेजता हूँ। फिर फोन किया उसने, बोले नहीं नहीं, अभी थोड़ा प्रोसीजरल काम चल रहा है बैंक में, अभी आएंगे। ऐसा करके करते 2 3 हफ्ते हो गए। चौथे हफ्ते इसने सोचा यार हर हफ्ते फोन आता है, इसने सिम बदल दी। आ रहा समझे? अब मुझे बताओ, क्या अगेन वापस वापस, क्या इसने जो बीवी को प्रॉमिस किया था, मतलब ये जाते जाते प्रॉमिस करके गया था कि मैं तुम्हें हर महीने मतलब हर हफ्ते तुम्हें 2.5 लाख रुपए भेजूंगा। आ रहा समझे? बोले यार मैं वहां जाऊंगा, 2.5 1 लाख रुपए मिलेंगे तो भेज देंगे, ऐसे स्ट्रेस मत लो। आ रहा समझे? दो केस हो गए, एक कौन सा था, सोशल, एक कौन सा था, डोमेस्टिक। अब आते हैं अपन एक पे और, जिसका नाम लिखते हैं अपन कॉमर्शियल। क्या लिखते हैं इसको, कॉमर्शियल, कॉमर्शियल एग्रीमेंट। ठीक है, कॉमर्शियल एग्रीमेंट, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट डू यू मीन बाय कॉमर्शियल एग्रीमेंट। कॉमर्शियल एग्रीमेंट का मतलब ये होता है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये बना, कौन किसको बनाया यार, किसको बनाए, किसको बनाए, चलो रौनक को ले लेते हैं, कह रहा है ये रो कंप्लीट कर दो एक बार, हम फ्री हो जाएं। तो रौनक क्या हुआ बेटा, रौनक को सेम ही सीए बन गया। सीए बनने के बाद इसने देखा, बोले यार अब क्या करें, तो बोले यार अब ये करना है, बोले यार एक गाड़ी लेनी। बोले कैसे पता पड़ेगा लोगों को मैं सीए बन गया, तो बोले एक बीएमडब्ल्यू खरीद लेते। तो ये गया, इसने जा रहा था रास्ते में, इसने देखा यार बीएमडब्ल्यू का बोर्ड लगा हुआ है, कहीं पे कोई शोरूम वोरूम है, गया, जैसे ही गया, गेट कीपर ने गेट वेट खोला, एंट्री दी इस लड़के को। एंट्री देने के बाद पूछा, बोले यार क्या चाहिए, बोले गाड़ी चाहिए। बोले हो जाएगी, बट बोले बीएमडब्ल्यू है, इमीडिएटली नहीं मिलती। बोले आप एक काम करो, 1 करोड़ की गाड़ी है, 10 लाख अभी दे जाओ। ये भी सीए भी था, पैसे की कमी थोड़ी थी, 10 लाख रुपए दिए, खत्म हो गई कहानी। बोले आना 2 हफ्ते बाद गाड़ी ले आना। ये भी बिल्कुल पंडित वंडित को तैयार करके 1 1.5 2 हफ्ते बाद लेके गया गाड़ी लेने। तो वहां जब बीएमडब्ल्यू का बोर्ड लगा था, वो बोर्ड नहीं था। आरएस में वो जो गार्ड पिछली बार था, अभी जा रहा है, कह रहा है अरे भाई साहब पिछली बार तो इज्जत से दरवाजा खोला था, इस बार गाड़ी लेके आया, गाड़ी लेने आया हूँ तो आप दरवाजा नहीं खोल रहे। बोले कौन से, पिछली बार कौन सा। बोले मैं आया था 200, अरे वो उस समय नाटक चल रहा था यहाँ पे, क्या चल रहा था यहाँ पे, शूटिंग चल रही थी। बोले वो शूटिंग क्या चल रही थी, बोले मैं 10 लाख रुपए दे के गया हूँ। कहने का मतलब है लोग इसके साथ फ्रॉड करके चले गए 10 लाख रुपए लेके। तो बीएमडब्ल्यू वाला जो भी वो बंदा था, उसने यहाँ पे जो उसको प्रॉमिस किया था, कौन सा वाला प्रॉमिस, कि उसको कार देगा, वो कार इसको नहीं दी। क्या आपके दिमाग में सेट है तीनों के तीनों एग्जाम्पल, 1 2 3 दिमाग में चले गए, अरे बोलो हाँ या ना। कितने एग्रीमेंट हो गए ये देखो ना, सोशल, डोमेस्टिक, कॉमर्शियल। देखो अभी लीगल डेफिनेशन में आगे जाएंगे कि एग्रीमेंट क्या होता है, अभी तो आप यही मानो हमने जब अग्री कर लिया आपस में, वो एग्रीमेंट हो गया अब भी के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे। अब मैंने कहा इन तीनों में मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ, देखो लॉ बहुत सारा, क्योंकि अभी तुम बिल्कुल सही चल ही रहे हो ना यार, ऐसा थोड़ी तुम कोई लॉ तोड़ रहे हो। आरएस ने तुम्हें कानून वानून सब पता है, बस अपन जो यहाँ पे सीखेंगे वो लिखना विखना सीखेंगे और वो सब,
अगर तुम्हें कानून पता नहीं होता तो बेटा आज तुम भी कहीं फ्रस्ट्रेशन हो रहा होता तुम्हें। आ रहा समझे? मान लो मम्मी ने भेजा तुम्हें बाहर मार्केट, आ रहा समझे, क्या लेने, आगे दूंगा एग्जाम्पल, चाकू लेने भेजा, तुम गए दुकान पे चाकू लेने, चाकू लिया, घर गए, मम्मी कह रही है यार इससे सब्जी कट ही नहीं रही है, भरी दोपहर में वापस मम्मी ने भेजा, फिर गए तुम, बोले यार इससे थोड़ा सा बढ़िया दो, फिर लेके फिर घर गए, मम्मी ने कहा यार ये तो बढ़िया नहीं है, अब तीसरी बार तुमने कहा फ्रस्ट्रेट हो गया क्या करें, तो एक पड़ोस में कोई जा रहा था, तुमने उसके गर्दन पे चला के देखा, वो आदमी गिर गया, तुमने कहा यस इट्स वर्किंग। क्या ऐसा कभी करते हो क्या? नहीं ना। इसका मतलब कानून तो पता है ना तुम्हें। अब आप समझो, बस आपको समझना क्या है। अब मैं अगर आपसे पूछूं, ये जो तीनों के तीनों केसेस में, अगर मैं आपसे पहला वाला केस अगर पूछूं, पहला वाला केस, लेट्स से कि ये वाले केस में अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या इसमें सारा ने प्रॉमिस किया था वो आएगी 4 बजे, क्या मैं आपसे अगर पूछूं क्या यहां पे सारा ने प्रॉमिस किया था, तो आप क्या बोलोगे, उसने प्रॉमिस किया था या प्रॉमिस नहीं किया था? कैन आई से दैट उसने प्रॉमिस किया था? यस, पहला क्राइटेरिया सेट है। अब मैं आपसे पूछूं, क्या उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा? क्या उसने अपना प्रॉमिस तोड़ा या नहीं तोड़ा? बिल्कुल तोड़ा। आ रहा समझे? क्लैरिटी है? तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस वाले केस में आप कोर्ट केस कर सकते हो? क्या इस वाले केस में आप कोर्ट केस कर सकते हो क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आप, अगेन, आपने बिल्कुल सही बोला, कोर्ट केस नहीं कर सकते, आपने सोच के समझ के बिल्कुल सही बोला, बट मैंने कहा मेन हम यहां पे सीखने वाले रीजन क्या है, तो मैंने कहा आप दो चीजें चेक करोगे हमेशा, दो चीजें चेक करोगे। सबसे पहले इंटेंशन, क्या चेक करोगे? इंटेंशन। क्या यहां पे इंटेंशन था? क्या कौन सा वाला इंटेंशन? लीगल इंटेंशन। क्या यहां पे लीगल इंटेंशन था? क्या सारा ने जब प्रॉमिस किया था, क्या उसको पता था कि ये सन की आदमी अगर मैं कॉफी पीने नहीं गई आज, अगर हाँ कह के तो ये केस कर देगा? एग्जाम्पल, आप समझो ना, कई बार, कितनी बार आप प्रॉमिस करते हो, आप यहाँ स्कूल से निकले और दोस्तों का हाँ शाम को मिलेंगे, शाम को मिलेंगे, घर गए, मम्मी पापा का मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, आ रहा समझे, तुमने कहा आज दोस्तों के साथ जाना है, आ रहा समझे, मम्मी पापा ने हाथ साफ कर लिए और रूम में बैठा दिया। अब आप मुझे बताओ, अब आप मुझे बताओ, क्या आपका दोस्त क्योंकि आप पहुंचे नहीं, क्या कोर्ट केस करेगा? नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या यहाँ पे इंटेंशन था, क्या जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पार्टीज के दिमाग में भी होगा क्या, कि अगर आपने ऐसा कोई सोशल एग्रीमेंट किया और आप नहीं पहुंचे तो वो कोर्ट केस कर देगा? अरे हाँ या ना? क्लैरिटी है? दूसरा, आपको हमेशा ये चेक करना है, क्या आपको समथिंग इन रिटर्न मिला है? क्या क्या बोला मैंने? क्या मिला है आपको? समथिंग इन रिटर्न। क्या आपको कुछ रिटर्न में लिया था क्या? मान लो अगर आपको कुछ समथिंग इन रिटर्न मिला है, मान लो यहां सारा ने नॉर्मल कॉन्वर्सेशन था कि 4 बजे कॉफी पीने आऊंगी, का सेट है, बट आई नहीं, तो यहां पे क्या सारा को कुछ समथिंग इन रिटर्न मिला? ऑब्वियसली नॉट। तो इसका मतलब आपने अगर कुछ रिटर्न में नहीं दिया, इसका मतलब आप केस नहीं कर सकते। इसको थोड़ा सा और बेटर समझाता हूं। मान लो सारा जो है, इसने अपना एक ज्वेलरी शोरूम ओपन कर, मान लो एक कॉफी शॉप ही ओपन कर रहा था, इसने सारा को कहा कि ये कॉफी शॉप मेरी ओपनिंग है, तुम्हें मैं 5 करोड़ रुपए दूंगा, आना जिस दिन ओपनिंग है और वहां बैठ के मेरे साथ कॉफी पीना। तो एक कॉफी शॉप का क्या होगा, एक ऐसे प्रचार प्रसार होगा कि देखो एक कॉफी शॉप आया जहां पे सारा कॉफी पीने आई है। अब अगर वो नहीं आई, आ रहा समझ में, और ये लाइट गले में डाल के बैठा रहा, तो ये अब कोर्ट केस कर सकता है कि भाई तुमने पैसे लिए और नहीं आए, तो यहाँ पे समथिंग रिटर्न नहीं था इसलिए कोर्ट केस नहीं हो सकता। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, whenever you want to check whether you have the right to file for the case, you have the right to file the case or not, आप ये दो चीजें चेक कर लो, लीगल इंटेंशन है और समथिंग इन रिटर्न है, कोर्ट केस हो सकता है, अदरवाइज कोर्ट केस नहीं होगा। तो तुम जो कह रहे थे नहीं होगा वो तक तो ठीक था, बट तुम्हारे पास लॉजिक नहीं था कि ये क्यों नहीं होगा, मैंने आपको लॉजिक दे दिया। अरे यस या नो? दिमाग में सेट है? अब मैंने कहा सेम टू सेम वापस इधर आ जाओ, इस वाले केस पे आ जाओ, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, वापस वही सारी चीजें। क्या यहाँ पे प्रॉमिस हुआ? क्या पति ने प्रॉमिस किया था? क्या प्रॉमिस ब्रेक हुआ? दोनों चीजें चेक कर ली हमने, बिल्कुल सही है। अब बताओ कोर्ट केस, क्या इंटेंशन, लीगल इंटेंशन, क्या इंटेंशन है, लीगल इंटेंशन है आपका?
वापस वापस वापस, मान लो यार सीधा सा फंडा है। मैं मान लो लेक्चर ले रहा था, मैंने बोला मेरी वाइफ को, मैंने कहा शाम को मूवी देखने चलेंगे। बच्चों ने पकड़ लिया कि सर ये डाउट्स हैं, 3 डाउट्स हैं, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है। मैं लेट हो गया, मैंने कहा यार आज तो पहुंच नहीं पाएंगे। मैं घर पहुंचा, गेट खुला, गेट खोलते हैं 2 आदमी खड़े थे काले कोट पहने हुए, बोले चूज कर लो इनमें से कौन सा लॉयर तुम्हारा है। ऐसा थोड़ी होगा यार, इंटेंशन था थोड़ी यार, लेट हो गया, हाँ था, मूवी चलेंगे, घूमने फिरने चलेंगे, टाइम नहीं मिल पाए, नहीं पहुंच पाए, इसका मतलब ये थोड़ी डोमेस्टिक एग्रीमेंट कोई आपने डोमेस्टिकली घर पे कोई एक चीज का एग्रीमेंट किया था, अब नहीं हो पा रही है, कोर्ट केस थोड़ी हुआ, इंटेंशन था ही नहीं। आप मुझे बताओ क्या कोई समथिंग इन रिटर्न है यहाँ पे? नहीं। हाँ, प्रोफेशनल तौर पे अगर अपन ने कोई कमिटमेंट किया हो तो वो चीज अलग होती है, बट यहाँ पे कोई समथिंग इन रिटर्न भी नहीं है। अब आप देखो, क्या अपन कह सकते हैं यहाँ पे केस क्यों नहीं हो सकता? अरे नंबर ब्लॉक करा वो तो, ये बाहर ही नहीं निकल पा रहा है एग्जाम्पल से। अरे नंबर ब्लॉक करा है, कुछ प्रॉमिस ब्रेक किया ना, पैसे नहीं दे रहा है ना, तो इन शॉर्ट बात वही हो गई ना। चलो, अब यहाँ पे प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस है क्या? क्या सामने वाले ने आपको प्रॉमिस किया था गाड़ी देगा? यस। क्या सामने वाले ने गाड़ी दी? नहीं। प्रॉमिस ब्रेक हुआ? यस। मुझे बताओ इंटेंशन, लीगल इंटेंशन, अरे लीगल इंटेंशन, अरे बोलो यार, क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है क्या? है। अरे भैया बिल्कुल है यार, सामने वाला तुमसे पैसा ले रहा है और सामान नहीं देगा तो तुम तो मांगोगे ना, कॉलर पकड़ के या पुलिस वाले के थ्रू। हाँ हाँ, क्लियर है। सेकंड, मैंने कहा क्या समथिंग इन रिटर्न था? आप अगर आज गाड़ी मांग रहे हो तो क्या आपने रिटर्न में कुछ दिया था? बिल्कुल दिया था। समथिंग इन रिटर्न है यार, आपने 10 लाख रुपए दे चुके हो और बाकी आप देने के लिए भी तैयार हो, तो समथिंग इन रिटर्न भी है। इसलिए आप देखो अब हमारा कंक्लूजन कहाँ पहुंचा। हमारा कंक्लूजन ये पहुंचा कि जो सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, अंग्रेजी का एक टर्म बोलूंगा ध्यान से सुनना, जो हमारे सोशल और डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स होते हैं, दे आर नॉट एनफोर्सिएबल। क्या बोल दिया अपन ने? दे आर नॉट एनफोर्सिएबल, वेयर एज कॉमर्शियल एग्रीमेंट्स आर एनफोर्सिएबल। एनफोर्सिएबल मतलब अगर सामने वाला करने से मना कर दे तो आप घसीट के उसको कोर्ट में ले जा सकते हो कि तुझे ये करना पड़ेगा। अरे यस या नो? क्या आपके दिमाग में सेट है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मुझे बताओ ना, 1 2 3 दिमाग में चला गया? पक्का? कोई भी डाउट है 1% भी? कॉपी मारो बेटा, छापो उसको। अब ये दूसरी वाला छोटा वाला रजिस्टर, रजिस्टर कॉपी, छोटा बिल्कुल।
यस गाइस, shall we start? Shall we start? हाँ जी गाइस, shall we start? क्या देती? हाँ, गहने देती? समझा नहीं, पति का ज्वेलरी पहनेगा? तो वो फिर देखना पड़ेगा नेक्सस क्या दी थी। कल को लॉकर में रखने को दी थी और लेके भाग गया, या वो जेन्युइनली उसने एज अ गिफ्ट दी थी। बहुत सारे। हाँ जी, डन है क्या? Shall we start? Shall we start? स्टार्ट करेंगे गाइस? चलिए, चलिए। अब गाइस पॉइंट नंबर 5। अब मैं थोड़ा सा आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह समझा रहा हूं, और फिर हम लोग आगे जल्दी जल्दी इसकी तरफ बढ़ेंगे और सारे पॉइंटर्स भी कवर करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कवर करा रहा हूँ पहला पॉइंट, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है पहले वो समझते हैं। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये क्या होता है? ठीक है, तो जब मैं कॉन्ट्रैक्ट की बात करता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट क्या है बेटा? एक अग्रीमेंट। अभी समझाऊंगा मैं पूरा एग्रीमेंट क्या होता है, सब बात करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब ये एक ऐसा अग्रीमेंट होता है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीमेंट? एग्रीमेंट मीन्स आप समझो, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन पे आ जाऊं तो मैं कहूं ये अग्रीमेंट और एनफोर्सेबिलिटी अगर मिल जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट? लेट्स ट्राई टू क्रैक, डिकोड करते हैं ये अग्रीमेंट क्या है। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है आप समझो, फिर डेफिनेशन अपने आप बनाना सिखा दूंगा मैं। मान लो ये बंदा एक, ठीक है, और इधर सामने ये बंदा है। ठीक है, अगर मान लो कि इस बंदे ने इसको कुछ प्रॉमिस किया, ठीक है, लेट्स से कि जैसे इसके वाले एग्जाम्पल में BMW सामने वाले ने प्रॉमिस करी और इसने बोला कि मैं 1 करोड़ दूंगा। ठीक है, आ रहा समझ? अब थोड़ा सा अपन समझते हैं, ये एक अग्रीमेंट हो गया।
अग्री किया कि मैं BMW दूंगा, इसने अग्री किया मैं 1 करोड़ दूंगा। तो मैं इसको लीगली अगर डेफिनेशन बनाना चाहूं तो मैं इसको ये कहूंगा, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस क्या बोला मैंने, एवरी प्रॉमिस एंड सेट ऑफ प्रॉमिस इस तरह से कि दे आर फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। आ रहा समझ? अभी समझते हैं। फॉर्मिंग हाँ जी, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। अब आप सुनिएगा मेरी बात। मैंने कहा आप देखो ना, इसने एक प्रॉमिस किया मैं BMW दूंगा, इसने एक प्रॉमिस दिया मैं 1 करोड़ दूंगा। ये दोनों प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस है आपस में, इस तरीके से कि इस बंदे का प्रॉमिस उसके लिए कंसिडरेशन, इस बंदे का जो प्रॉमिस है वो सामने वाले के लिए कंसिडरेशन। समझना, कंसिडरेशन का जो मतलब है वो क्या होता है, इसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। इसका क्या मतलब होता है, समथिंग इन रिटर्न। अब वापस 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 अब हम यहां पे ये कह रहे हैं कि यहां पे एक बंदे ने प्रॉमिस किया, सामने वाले ने भी बंदे प्रॉमिस किया, इस तरह से प्रॉमिस किया कि हमारा प्रॉमिस सामने वाले के लिए कंसिडरेशन और सामने वाले वाला प्रॉमिस हमारे लिए कंसिडरेशन। यस के नो यार? तो मैं कह देता हूं वो एक अग्रीमेंट है। वो क्या है बेटा, एक अग्रीमेंट। अगर कोई पूछे कि यार ये एनफोर्सेबल बाय द लॉ का क्या मतलब है, तो मैं कहता हूं विच कैन बी एनफोर्स्ड, इंग्लिश में लिख रहा हूं, विच कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ, विच कैन बी एनफोर्स्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। क्लैरिटी है? मतलब अगर मान लो सामने वाले ने एग्रीमेंट किया, आपने कुछ बोला, सामने वाले ने कुछ कहा, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन सब कुछ सेट है, बट अगर मान लो आपने कोई एग्रीमेंट किया बट वो कोर्ट में आप मजबूर नहीं कर सकते उसको परफॉर्म करने के लिए, तो इसका मतलब वो जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ऐसा एग्रीमेंट जो सामने वाला अगर परफॉर्म नहीं करे, मना कर दे, आप कोर्ट में ले जाके मजबूर कर सकते हो कि वो परफॉर्म करे, तो हम कहते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट है। अरे हाँ या ना? इसलिए हमने कहा ये जो सोशल एग्रीमेंट्स है या ये जो डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स है, ये एग्रीमेंट कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है, इसलिए दीज आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स, दीज आर ओनली अग्रीमेंट्स। अरे यस के नो यार? वापस 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 वापस। इफ आई आस्क यू ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स, अंग्रेजी यार, all agreements are contracts? No, only those agreements which are enforceable in court of law वही क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। अरे यस के नो यार? दिमाग में गया क्या? यहां तक की कहानी क्लियर है? पक्का पक्का पक्का? ओके। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये वाला पार्ट पूरा कॉपी करो, फिर अपन कुछ एलिमेंट्स के साथ स्टार्ट करते हैं। एक काम करो, रुको 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 एक सेकंड, छोटा सा एक काम करते हैं। देखो, आपको ये चीज चेक करनी है, हर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में, एक और पॉइंट साथ वाला कर लेते हैं ताकि कनेक्टेड रहे, राइट एंड ऑब्लिगेशन। आप समझो, मान लो यहां पे रौनक ने जब प्रॉमिस किया कि मैं 1 करोड़ रुपए दूंगा और इस बंदे ने प्रॉमिस किया कि ये इसको BMW देगा, तो आप समझो, अगर आप देखोगे किसकी, अगर रौनक की राइट्स एंड ऑब्लिगेशन आप देखोगे कि रौनक की राइट क्या है, तो उसकी राइट है कि वो BMW मांग सकता है। वहीं अगर रौनक की ऑब्लिगेशन आप देखोगे तो इसका मतलब इसको 1 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। वहीं ये जो बंदा है इसको आप एनालाइज करोगे, इसकी राइट क्या है कि ये 1 करोड़ रुपए मांग सकता है, इसकी ऑब्लिगेशन क्या है कि इसको BMW देनी पड़ेगी। अरे हाँ या ना? मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट में बंदे के पास राइट आती है और ऑब्लिगेशन आती है। अरे हाँ या ना? समझ में आ गया? राइट क्या, जो आपको लेने का राइट हो, ऑब्लिगेशन मतलब जो आपको पूरा करना हो। एम आई मेकिंग सेंस? छापो बेटा।
हाँ जी, कहाँ पहुंचे स्टेटस? राइट इन ऑब्लिगेशन लिख रहे हो बेटा? यस गाइस, डन मान लूं? शैल वी स्टार्ट? हाँ जी, शैल वी स्टार्ट? चलिए, पॉइंट नंबर 7। अब हम आ रहे हैं पॉइंट नंबर 7 पे। इसको हम नाम दे रहे हैं असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या नाम दे रहे हैं इसको? असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब आप समझना, कॉन्ट्रैक्ट समझ के आए हो ना? अभी कॉन्ट्रैक्ट तो समझ गए ना? व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट जो कि कोर्ट के थ्रू आप क्या करवा सकते हो? एनफोर्स करवा सकते हो। क्लैरिटी है क्या? अब आप समझना, मैंने कहा यहां पे सबसे पहले, अब ये असेंशियल्स अलग अलग तरीके से आए, तो सबसे पहले सेक्शन 10 करके एक है। ये बहुत ही फेमस सेक्शन है, सेक्शन 10, जो आगे बहुत बार यूज आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अभी सेक्शन नंबर। बाकी जैसे मैंने कहा, आपको टेंशन नहीं लेना, आपको ये नहीं सोचना सेक्शन नंबर कैसे याद होंगे, वो मैं करवाऊँ। आरस में वो मेरी जिम्मेदारी है। आप यहाँ पे देखो सेक्शन 10, उसमें सबसे पहले जो है वो है एग्रीमेंट। अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? अग्रीमेंट होना चाहिए, जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ। एग्रीमेंट होना चाहिए जो कानून के थ्रू आप एनफोर्स कर सकते हो। क्लैरिटी है? तो इसमें अपन ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। अब हम आएंगे अगले वाले पे, जिसका नाम है फ्री कंसेंट। जिसका क्या नाम है? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट। अब मैंने कहा यार फ्री कंसेंट, अब आप समझना मैं क्या कह रहा हूं। फ्री कंसेंट मतलब इसमें दो शब्द हैं। कौन से दो शब्द हैं? अरे यार इसमें क्या बताऊं, तुम्हें क्या लग रहा है इसमें कुछ लॉजिक निकलेगा? दो शब्द है ना, एक फ्री और एक कंसेंट। आ रहा समझ? तो सबसे पहले हम समझते हैं ये कंसेंट क्या होती है। कंसेंट होती है कि यू अग्री अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस। क्या बोला मैंने? यू अग्री अपॉन समथिंग इन द सेम सेंस इन द सेम मैनर। आप समझना कंसेंट मतलब, लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैंने कहा आई वांट टू सेल माय कार। आ रहा सुनने? अब आपने देखा, बोले यार सर के नई नई गाड़ी लिए, सर नई गाड़ी बेच रहे हैं, मतलब बढ़िया बात है। तुमने देखा गाड़ी की कंडीशन भी अच्छी है, सर एकदम अंदर बिठा के ले गए थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ये गाड़ी सर बेच रहे हैं, ठीक है यार। तुम आए, तुमने कहा हाँ यार मुझे गाड़ी खरीदनी है सर, ये लो 25,000 रुपए और गाड़ी दे दो मुझे। हाँ हाँ, रेट कम लगाई थी, 25,000 रुपए। तो फिर तुम आए जैसे गाड़ी की डिलीवरी लेने, में दूसरी गाड़ी एक दे दी, पुरानी, बहुत पुरानी गाड़ी थी, आज उसने लोहे के भाव जो बेचना चाह रहा था मैं। तुमने जैसे ही वो गाड़ी देखी तुम वहीं गिर गए। तो अब टेक्निकली ये कॉन्ट्रैक्ट एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? क्योंकि कंसेंट ही नहीं है। क्या है? कंसेंट ही नहीं। मैं मेरी पुरानी गाड़ी के लिए बात कर रहा हूं, तुम नई गाड़ी सोच रहे हो, तो देर इज नो कंसेंट। कंसेंट ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता। वापस समझना, मैंने कहा अखबार में इश्तेहार आया, किसी को अपना घर बेचना है, आपने कहा ठीक है,
आप ये समझ रहे थे कि यार ये जो घर जो सामने वाला बेचने वाला है, लेट्स से फॉर एग्जांपल तुम यहाँ है, तुम्हें लगा मैं ये बेचना चाह रहा हूं प्रॉपर्टी, तुमने कहा प्रीमियम प्रॉपर्टी है, रेट भी सर कम ले रहे हैं, चलो खरीद लेते हैं। तुमने कहा ठीक है, 10 लाख में डील डन। मैंने कहा यार मेरे गांव में एक प्रॉपर्टी है, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि वी डोंट अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। जब हम अग्री नहीं कर रहे हैं एक ही चीज पे सेम सेंस में, इसका मतलब क्या है? कोई कोई कंसेंट नहीं। अब आप समझना यार, ऐसा नहीं है, मतलब आप इन एग्जांपल्स को दिमाग में हमेशा सेट रखना। तो सबसे पहले एग्जांपल मैंने कंसेंट का यहां पे लिखा, कंसेंट का एग्जांपल, ठीक है। कौन सा एग्जांपल लिखा सबसे पहले? कार वाला, ओल्ड न्यू। आपने सोचा ओल्ड, मैंने क्या सोचा? न्यू। इसी को समझाने के लिए एक और एग्जांपल दिया मैंने, कौन सा वाला? प्लॉट वाला, बिल्डिंग वाला, राइट। मैंने क्या बोला? कंफ्यूजन है, आपको लगा आईपीए वाली बिल्डिंग, मैं बेचना चाह रहा हूं कहां पे? मेरे गांव वाली, विलेज वाली, तो कंफ्यूजन है। कंसेंसस एड, अब एक वर्ड, एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं? एक वर्ड, कंसेंसस एड आइडम। आगे पढ़ेंगे लीगल टर्म्स, मतलब आज से नहीं, 2 या 3 दिन बाद, बट निकल गया मुंह से इसलिए बता दिया। हम जब एक ही चीज पे सेम तरीके से एग्री करते हैं, इसका मतलब कंसेंसस एड आइडम है। अभी मत सोचना इसके बारे में, अभी आप बस ये सोचना कि हम सेम चीज पे एग्री कर रहे हैं, नहीं तो कंसेंट ही नहीं है। मेरा कंसेंट है पुरानी गाड़ी के लिए, तुम कंसेंट दे रहे हो नई गाड़ी के लिए, तो दोनों का एक ही चीज पे तो कंसेंट ही नहीं है ना। अरे हाँ या ना? दिमाग में सेटअप हो रहा है। तुम आए भागे भागे, तुम्हें लगा यार सर लॉ की क्लास ले रहे हैं, आ रहा सुनने, लॉ की क्लास ले रहे हैं। तुम घर गए, तुमने अपने दोस्त को बताया, बोले कि यार सर ने आज लॉ पढ़ाई, मजा आ गया। तो तुम्हारी एक फ्रेंड थी, उसने कहा यार मुझे भी क्लैट करना है, लॉ करना है। उसने तुमसे पूछा नहीं, उसने बस ये सुना लॉ की क्लास अच्छी लगी, वो अगले दिन आई, बैठ गई। अब फीस भी जमा करा दी, 10-15 दिन पढ़ ली। अब कह रही है सर बाकी सब तो सब समझ में आ रहा है, बस सर मुझे ही नहीं समझ में आ रहा कि हम अकाउंट्स क्यों पढ़ रहे हैं लॉ में। तो मैंने कहा बेटा कौन से कोर्स में आ रहे हो? बोले सर मैं क्लैट के लिए एनरोलमेंट किया। मैंने कहा मैं तो सीए फाउंडेशन पढ़ा रहा हूँ। तो क्या आपको लगता है कोई कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्या कोई कंसेंट है? नहीं। उसने कंसेंट क्लैट के लिए दिया, मैंने कंसेंट किसके लिए दिया? सीए फाउंडेशन। अरे यस कि नो? बट मैंने कहा अगर मैंने क्लियरली लिखा था मैं अपने गांव की प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं 10 लाख रुपए में, तुमने पढ़ा कि मैं अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहता हूं, व्हाट्सएप पे मैसेज है तुमने देखा, फिर आगे 10 लाख में, तुम्हें लगा मैं ये वाली बेचना चाहता हूं, तुम आ गए, तुमने डील डन कर ली। अब मैंने कहा यार मैं तो गांव की बेच रहा हूं, बोले ये थोड़ी होता है, कंसेंट ही नहीं है। अरे मैंने कहा कंसेंट क्यों नहीं है? मैंने ऑफर दिया था, उसमें क्या लिखा था साफ साफ? गांव की। तुमने नहीं पढ़ा, दैट्स अ मिस्टेक, दैट्स नॉट अ कंसेंट। मिसिंग नहीं है, ये मिस्टेक है तुम्हारी तरफ से, मेरी तरफ से नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। वापस 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 देखो, कुछ हम अच्छी चीज डिस्कस कर गए, तुम्हें समझ में नहीं आया। समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने कहा कंसेंट जेन्युइनली मिसिंग होनी चाहिए कि हम दोनों सेम चीज पे अग्री नहीं कर रहे हैं। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने बताया, आपके सुनने में गलती हो गई, दैट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माय प्रॉब्लम। वो कंसेंट का केस में नहीं, मिस्टेक के केस में आएगा। कौन से केस में? मिस्टेक। तो क्या मैंने कंसेंट समझा दिया? ये आगे वापस डिटेल में आएगा, मैं बस ये जा रहा हूं यहां तक क्लियर होते हुए चले जो मैं बता रहा हूं। अब मैंने कहा उसके बाद हम फ्री कंसेंट पे आते हैं। किस पे आते हैं बेटा? फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट, अब आप समझिए फ्री कंसेंट में पहले तो मेरा मैं बढ़िया वाला एग्जांपल देता हूं। मान लो, क्या नाम है बेटा आपका? तरुणा। तरुणा आई मेरे पास क्लास के बाद, मैंने कहा कैसे लगी लो? मजा नहीं आया। मैंने कहा मैं क्लास में बोला था तब तो कह रही थी सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है। तो बोले नहीं नहीं, मैं नहीं चाहती थी कि बाकी बच्चों को पता पड़े, मजा नहीं आया। मैंने कहा ठीक है बाहर आओ, कैबिन में चलो। गई, ड्रॉर खोली, मैंने 2 गोलियां निकाल के रखी। मैंने कहा 6 mm या 9 mm? बोले सर आप समझे नहीं। बोले आप इतना जबरदस्त पढ़ा रहे हो बट मेरा क्या बेस कमजोर है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रही थी कि आप मुझे फाउंडेशन के साथ साथ अगर प्ले की और नर्सरी की भी कोचिंग स्टार्ट करवा दो, तो मेरा जो बेस पहले कमजोर रह गया वो ठीक हो जाए। अब आप मुझे बताओ, ये कंसेंट दे रही है, इसका मतलब कि मुझे पढ़ना है, बट ये कंसेंट फ्री है कि ये फोर्सफुल है? मैं इसको 6 mm और 9 mm की गोली दिखाई थी बंदूक वाली, इसकी कंसेंट क्या है? फ्री है कि ये
फ्री नहीं है? फ्री है कि फ्री नहीं है? फ्री नहीं है यार। फ्री कैसे है ये? आ रहा समझ में? तुम गए, आ रहा समझ में? ये आदमी है ऐसा, ये गया, इसको पसंद आया एक प्लॉट, सामने वाले को इसने कहा, बोले यार मुझे प्लॉट खरीदना है, उसने कहा नहीं खरीदना। उसने पास में एक आदमी था, बोले इसका पाँव आगे करना, उसका पाँव आगे किया, जेब से बंदूक निकाली, पाँव में गोली मार दी। फिर वापस सवाल पूछा, क्या आपको प्रॉपर्टी बेचनी है? बोले मैं बोल नहीं पा रहा हूँ बट यस। क्या ये कंसेंट फ्री है या फ्री नहीं है? तो आपको ये चेक करना है कि जब भी आप कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके कंसेंट फ्री है या फ्री नहीं। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों जरूरी है, कंसेंट भी होनी चाहिए, साथ में वो फ्री भी होनी चाहिए। अरे हाँ या ना? दिमाग में सेट है? पक्का? 1 2 बिल्कुल दिमाग में सेट हो गया, अच्छे से दिमाग में जा रहा है। तो अब हम आते हैं थर्ड वाले पे, नाम है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। किस पे आते हैं बेटा? कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। नाउ जब मैं कैपेसिटी की बात करता हूं, कैपेसिटी की बात करता हूं, तो कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, ये आप ध्यान से देखिएगा। कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों को अच्छे से समझना है। कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि सामने वाले बंदे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए वो केपेबल भी है या नहीं। आ रहा समझने? जैसे समझना मैं क्या कह रहा हूं, केपेबिलिटी कैसे आएगी और क्यों यूज में आती है, ये समझ जाओगे तुम अभी। मैंने कहा देखो, अब जैसे आपको लगता है कि कोई आदमी जो क्या है, फॉर एग्जाम्पल माइनर है, क्या आपको लगता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? नहीं। छोटा बच्चा, उसको क्या समझ में आएगा? अरे हाँ या ना? मान लो ये कौन था, ये अक्षत था, आलिया भट्ट की और रणबीर कपूर की बेटी घूम रही थी यहाँ पे, छोटी सी, डिंग 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 मॉल में। ये गया पेपर लेके कि मैं आलिया भट्ट अपनी पूरी प्रॉपर्टी अक्षत गोयल के नाम करती हूँ, और इसने अंगूठा लगा लिया। क्या तुम्हें लगता है कोर्ट उसको मानेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि शी इज नॉट इन द पोजिशन टू अंडरस्टैंड द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब आप देखो, गोयल साहब कह रहे हैं नहीं नहीं, मैंने उसको बिल्कुल सब कुछ सेट किया था सर, कंसिडरेशन दी थी, मैंने उसको किंडर जॉय दिखाई थी, और मैंने कहा था आप इस पे अंगूठा लगाओगे और आपकी प्रॉपर्टी सब मेरे नाम हो जाएगी। उसने कहा ले लो। इसने कहा ये किंडर जॉय तुम्हारी। अरे हाँ या ना? इसने कहा मैंने तो सब कंसेंटली, कंसेंट फ्री भी थी, कंसिडरेशन भी है। क्या ये वैलिड होगा? क्या नहीं, बिकॉज शी इज नॉट इन द कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान रखियो बेटा, क्लैरिटी है क्या? अब मैंने कहा दूसरा देखो, दूसरा, आदमी ना साउंड माइंड होना चाहिए। आदमी क्या होना चाहिए? साउंड माइंड। आ रहा समझे? आदमी क्या होना चाहिए बेटा? साउंड माइंड होना चाहिए। फ्यू पीपल आर नॉट एलिजिबल। साउंड माइंड मतलब एक आदमी जिसको दौरे पड़ते हैं, आ रहा समझे, लोनेटिक है, आ रहा समझे, उसको पता ही नहीं है, उसको आप कहोगे ये नोट है, वो उसके आग लगा देगा, इसका मतलब वो पागल है। मतलब अब वो समझ नहीं सकता कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन, या उसको, उसने इंटॉक्सिकेशन कर रखा है। आ रहा समझे? मतलब वो नशे में है। तो उस पर्टिकुलर केस में भी ही कैन नॉट अंडरस्टैंड। वो कह रहा है अपन तो भाई हैं, साइन कर दिए, काम खत्म। ऐसा नहीं चलेगा। आपको जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन कैपेसिटी में होना चाहिए, नंबर 1 मेजर होना चाहिए, नंबर 2 साउंड माइंड का होना चाहिए, नंबर 3 इट शुड नॉट, ही शुड नॉट और शी शुड नॉट बी नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। क्या बोला मैंने? नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, मतलब कानून के थ्रू डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। अब कानून के थ्रू डिस्क्वालिफाइड मतलब कानून ने कहा कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम हमारे पास आना, हम इसको सजा देंगे। एक आदमी ऑलरेडी सजा काट रहा है, कानून कह रहा है भैया हम परेशान हैं अंदर उससे। इसका मतलब कानून ने ऑलरेडी कुछ लोगों को ऐसे बता रखा है, जैसे मान लो अगर किसी के पैसे की, किसी ने प्रॉमिस किया और पैसे नहीं दिया तो आप कोर्ट में केस करोगे। बट अगर आदमी पहले ही कोर्ट में जाके अपने आप को इंसॉल्वेंट साबित कर चुका है, अब कोर्ट क्या कर लेगा? किडनी थोड़ी निकाल के बेचेगा बाजार में। अरे हाँ या ना? तो इसलिए यहाँ पर ये बेच देंगे। मतलब बेटा इतना मनी माइंडेड नहीं होते, बेचना नहीं है। आ जाओ इधर। सबसे पहले ये साउंड माइंड और ये सब हो गया, इसमें एग्जाम्पल ले लो आप, कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मतलब जो ऑलरेडी मुजरिम है,
या इंसॉल्वेंट आदमी, उनके वो डिस्क्वालिफाइड हैं, उनके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो कोर्ट तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाएगा। कोर्ट कह रहा है ये लोग केपेबल नहीं है, इनके साथ करके अपना टाइम वेस्ट मत करो। क्या आपके दिमाग में सेट हुआ बेटा? चलो बेटा छापो फिर। क्या हो गया मैडम? क्या बेटा? हाँ, एलियन एनिमी भी हो सकता है। एलियन एनिमी ऐसा होता है कि एलियन एनिमी मतलब, ये आगे हम जब चैप्टर नंबर 3 में ये डिस्कशंस आएंगे। एलियन एनिमी जैसे इसी के और एग्जांपल है, नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। मान लो अभी इंडिया पाकिस्तान से ऑलरेडी लड़ाई चल रही है, अब तुम कह रहे हो नहीं पाकिस्तान के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट था, भारत सरकार कह रही है हम तो बचपन से डिसएग्रीमेंट में है, अब तुम्हारे लिए अलग से कोई केस तो होगा नहीं। तो जब ऑलरेडी वॉर में होता है तो उनके साथ भी आप क्या करते हो बेटा, कोई एग्रीमेंट्स वगैरह नहीं करते, क्योंकि सरकार कुछ ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगी। यस गाइस, कॉपी कर रहे हो ना? 7th पॉइंट में है अपन अभी, और ये तीनों पॉइंट सेक्शन 10 वाले हैं। शैल वी स्टार्ट? फ्री कंसेंट बेटा मैंने आपको बताया ना, फ्री कंसेंट में आप वो वाला एग्जांपल दे दो ना, 9 mm, यहाँ लिख दो बेटा, 6 mm, 9 mm, याद आ जाएगा तुम्हें। बेटा 2 कलर के पेन लाना। कितने कलर के? 2। हाईलाइट करने का काम आएगा। शैल वी स्टार्ट? चलिए। सो गाइज अब आप देखो ये जो सेक्शन नंबर और ये सारी की सारी चीजें आप देखते हो क्या है। देखो यार आप समझो, जैसे पूरा एक्ट है। अब सबसे पहले आई होप आपको थोड़ा थोड़ा एक्ट के बारे में पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक डेमोक्रेटिक देश है, राइट? डेमोक्रेटिक मतलब, डेमो मतलब पब्लिक, क्रेटिक मतलब रूल, मतलब हमारे यहाँ पे जनता का शासन है। सो अब हम खुद तो कर नहीं सकते, तो हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जिनको आप वोट डालते हो, वो इलेक्ट होके जाके काम करते हैं हमारे बिहाफ पे, क्योंकि इतनी 140 करोड़ को तो ले आके बैठ नहीं सकते वहां पे। अब वो लोग जब उनको लगता है यार ये पर्टिकुलर कोई चीज होनी चाहिए, तो वो वहां पे बिल विल के फॉर्म में लेके आते हैं, फिर वहां पे सबकी वोटिंग वगैरह होती है, और उसके बाद जब वो पास होता है फिर वो एक कानून एक्ट बनता है, राइट? अब ये एक्ट है, ये तो पूरा पूरा कानून है। अब आपको अगर मान लो कभी रेफरेंस देना हो कि इस एक्ट में से आप कहाँ से किसकी बात कर रहे हो, तो ये जो सेक्शन नंबर होते हैं ये वो रेफरेंसेस होते हैं कि यार ये लिखा है यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है, आप इस वाले सेक्शन में जाके देखो। अरे यस कि नो? जैसे आप देखो आपने हिंदी मूवीज देखी होंगी, उसमें जब कभी फांसी की सजा और ये सब सुनाते हैं तो वो बोलते हैं दफा इसके तहत, इसके तहत, इसका मतलब उस कानून में यहाँ पे लिखा हुआ है जिसके अकॉर्डिंग हम सजा दे रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या दे रहे हैं, सजा दे रहे हैं। तो बेसिकली इन सेक्शन 10 ऑल्सो ऑल दीज थिंग्स आर रिटन।
कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को आप कह रहे हो ये एक सही में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसमें ये सारी की सारी चीजें प्रेजेंट होनी चाहिए। एक एग्रीमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं दे शुड बी इन द कैपेसिटी टू डू द कॉन्ट्रैक्ट। अरे यस कि नो यार? सेटअप हो रहा है आपके दिमाग में? पक्का? अच्छे से जा रहा है? बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपके साथ दिमाग में आ रहा है ये? पक्का? कॉपी मार लिया तुमने ये अच्छे से? डन? ओके। अब आप सुनो, अब ये जो लॉ है अभी जैसे आपने देखा, अब आपको इसको काम क्या रहेगा? जैसे मान लो सर इसको हम करेंगे कैसे? सबसे पहले पूरी की पूरी लॉ आपके टिप्स पे तो मैं करवा दूंगा। मान लो जैसे मैं पूरा यूनिट भी खत्म करूंगा, मैं पूरा कॉन्ट्रैक्ट टाइप भी करूंगा, हम जब यहाँ बैठेंगे मान लो मैं कुर्सी लगा कर बैठा हूँ और आपसे पूछूंगा, आपको मैं पहले पॉइंट से लेकर आखिरी पॉइंट तक जो बताऊंगा वो याद रहेगा, ये मेरी गारंटी है। बट आप समझो अगेन, वापस मैं क्या समझा रहा हूँ, अभी भी जैसा मैंने कहा कि मान लो मैंने बहुत अच्छा पढ़ा दिया, मैंने याद भी करा दिया, जो मैं तुम्हें शुरुआत में कह रहा था, अब आप थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे, याद तो रहेगा, मैं पढ़ाऊंगा, भूल कैसे सकते हो? बट आप एक बात बताओ कि जब आप एग्जाम में लिखोगे और सिर्फ मैं जो बता रहा हूँ चार्ट फॉर्मेट में दिमाग में सेटअप करा रहा हूँ, उसको लिखने से तो आंसर आएगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर वन, हम जो लिख रहे हैं, हमारे दोस्तों से हमारा पेपर कैसे बढ़िया होगा? जब हमारा लैंग्वेज लीगल होगा। हमारा लैंग्वेज क्या होगा? थोड़ा लीगल। सर लीगल लैंग्वेज कहाँ से लाएं? तो मैंने कहा उसका सिंपल सा फंडा है रीडिंग। उसका क्या फंडा है? रीडिंग। हम रीड करेंगे, हम मॉड्यूल को रीड मारेंगे, मेरे कंटेंट को रीड मारेंगे, तो अपना काम हो जाएगा। एम आई मेकिंग सेंस? हमें रीड मारना है। क्या मारना है हमें? रीड। जितना रीडिंग मारेंगे उतना ही हमें नए नए टर्म्स ढूंढने को मिलेंगे, उन नए टर्म्स को हम यूज करेंगे जब हम समरी टेस्ट लिखेंगे। अरे यस के नो यार? मैं आपको बता रहा हूं, हम कम से कम 7 से 8 बार हर एक चैप्टर की रीडिंग मारेंगे। आ रहा समझे? अपने आप वोकेबलरी बनती रहेगी, कॉन्सेप्ट में आपके बनवा ही रहा हूं। क्लैरिटी है? चलो बताओ, हमने कौन से 7 पॉइंट आज कवर किए? कौन से 7 पॉइंट हम लोगों ने आज कवर किए? बोलो मेरे प्यारे लाडलो। नंबर वन, नंबर वन, नंबर वन, बिजनेस लॉ। नंबर टू, सोशल एग्रीमेंट, डोमेस्टिक एग्रीमेंट, कॉमर्शियल एग्रीमेंट। नंबर फाइव, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ। छठा पॉइंट, राइट एंड ऑब्लिगेशन। सातवां, असेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। हम अभी पढ़ रहे हैं असेंशियल जो सेक्शन 10 में दे रखे हैं। कितने कवर किए? 3। अग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होनी चाहिए और कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अरे हाँ या ना? अब आप देखो टेक्निकली, अब आप समझना, हम अभी पूरा रोड मैप जब लेके चलेंगे, आपको ये देखना है कि लेक्चर ओवर होने के बाद जब आप जाओगे, आपको ये देखना है कि लेक्चर वाला तो आपको याद है ही है यार। आप अगर इसका रिवीजन मारोगे तो हार्डली 10 मिनट्स या 15 मिनट्स लगेंगे। आप मान के चलो मैं जो लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ आपको 15 मिनट से ज्यादा उसको नहीं लगना रिवाइज करने में। बट आपको एक चीज देखनी पड़ेगी कि 15 मिनट आपके पास है, बट उसके बाद अप्रोक्सीमेटली आपको 30 to 40 मिनट्स तो देने पड़ेंगे। 30 to 40 मिनट्स आपको मॉड्यूल में रीडिंग से देने पड़ेंगे। शायद पहले दिन आपके पास इतना कंटेंट इकट्ठा ना हो, बट आप मान के चलो 2 या 3 दिन जैसे हो जाएंगे कंटेंट इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लैरिटीज है? क्लैरिटी है दिमाग में? व्हाट आई गोना ऑल्सो डू इज, मैं आप लोगों को जैसे अपन जो भी पढ़ रहे हैं इन अकाउंटेंसी ऑल्सो, मैं आपको उनकी डीपीपीज दूंगा चैप्टर वाइज। क्या दूंगा आपको? चैप्टर वाइज डीपीपी। तो जैसे मेरा एक चैप्टर खत्म होगा मैं आपको चैप्टर के क्वेश्चन दे दूंगा, अप्रोक्सीमेटली ज्यादा नहीं दूंगा, बट यस इससे ये होगा कि आपने प्रैक्टिस करके उसको निपटा दिया है। क्लैरिटी है? दिमाग में जा रहा है अपने को? पक्का? तो बेटा ये आपको ध्यान रखना है कि आपको रोज जो भी एक सब्जेक्ट है उसमें अराउंड 1 घंटे के आसपास तो स्पेंड करना ही है। क्लास का रिवीजन करना, जो मॉड्यूल्स वगैरह है हमारे उनसे अपने को रीड करना। क्लैरिटी है? दिमाग में जा रहा है? तो बेटा अपन आज की ये जो कक्षा है इसको यहीं तक रोकते हैं। हम कल इसी के आगे लॉ कंटिन्यू करेंगे। टिल देन डू रिवाइज, सी यू टुमारो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक सेकेंड आ रहा हूँ मैं ना।